हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? जीते रहो के इस नए एपिसोड में मैं और बबलू बिंदास फिर से हैं आपके साथ। ये हर बार तुम ऐसा ही कोई सवाल पूछ के इन्हें बोर क्यों करती हो? कभी कुछ डिफरेंट इंट्रो भी होना चाहिए ना भाई। अच्छा बबलू जी, फिर आपके हिसाब से कैसा इंट्रो होना चाहिए? कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। हवा, जीवन का स्रोत। यही हवा हमारे जीवन के लिए एक कठिन चुनौती का आगाज भी करती है। चुनौती ट्यूबरक्लोसिस की। ट्यूबरक्लोसिस हवा से फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसके चपेट में पाषाण युग से आधुनिक मानव तक सभी आ चुके हैं। हिस्टोरिकली टीबी ने महामारी का रूप लेकर न जाने कितने ही बार हमें ललकारा है। प्राचीन ग्रीक्स इसको थाइसिस कहते थे, यानी वो जो धीरे धीरे क्षीण कर दे। 17th और 18th सेंचुरी में टीबी यूरोप में 25% मॉर्टेलिटी का कारण बना। इसके चलते ट्यूबरक्लोसिस कंजम्पशन के नाम से कुख्यात हुआ, यानी एक ऐसी बीमारी जो जीवन को निगल दे। आज भी टीबी को जायंट किलर कहना शायद एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। दुनिया भर में 150 लाख टीबी पेशेंट्स हैं। इनमें से लगभग 27% यानी 40 लाख से अधिक भारत में हैं। टीबी के साथ हमारी युगों से चली आ रही जंग आज भी जारी है। इस विनाशकारी दुश्मन पर घातक वार करने में दुनिया भर के डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और साइंटिस्ट कार्यरत हैं। ये हैं हितेश। पिछले 4 हफ्ते से लगातार आ रही खांसी को देखते हुए डॉक्टर्स को शंका है कि इन्हें टीबी है। पर जहां हितेश जैसे लोगों में टीबी के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं, वहीं कई लोगों में टीबी के जीवाणु होते हुए भी उनमें रोग के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, यानी उनमें जीवाणु डॉर्मेंट या सुषुप्ता अवस्था में होते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलते ही ये अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। दरअसल ट्यूबरक्लोसिस डिजीज और ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में यही फर्क है। जब टीबी के कीटाणु एक्टिव होते हैं, उस स्थिति को एक्टिव टीबी डिजीज कहते हैं। जब ये डोर्मेंट रहते हैं, उस कंडीशन को लेटेंट टीबी इन्फेक्शन कहते हैं। तो फिर टीबी इन्फेक्शन से एक्टिव टीबी डिजीज का ये अत्यंत महत्वपूर्ण फासला कैसे खत्म हो जाता है? इस डायनामिक्स को समझने के लिए हमें पहले परिचित होना होगा एक चतुर और खतरनाक खिलाड़ी से। मिलिए ट्यूबरक्लोसिस के मुखिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया। टीबी बैक्टीरिया या जीवाणु तब सक्रिय हो जाते हैं जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने में सक्षम नहीं रहता। ये किसी संक्रमित व्यक्ति के बोलने, खांसने या छींकने से हवा के द्वारा हमारे नाक में प्रवेश करते हैं। ऑक्सीजन के प्रति विशेष लगाव की वजह से ये जीवाणु श्वास नली से होते हुए सीधा फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं। फेफड़ों में पहुंचते ही व्हाइट ब्लड सेल्स यानी सफेद रक्त कोशिकाओं के समूह का एक सदस्य मैक्रोफेजेस सेल्स पहली रक्षा पंक्ति के रूप में निकलते हैं। मैक्रोफेजेस बैक्टीरिया को निगलकर अपने अंदर ही कैद कर लेते हैं। मैक्रोफेजेस जीवाणु को सिर्फ निगल पाता है, मार नहीं पाता, और इस स्थिति में जीवाणु अक्सर सालों तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं।
कुपोषण और अन्य अनहाइजेनिक परिस्थितियों में ये जीवाणु एक्टिव हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस के अंदर पनपने या ग्रो करने लगते हैं। लगातार बढ़ते जीवाणु अंततः मैक्रोफेजेस को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल्स दूसरी रक्षा पंक्ति के रूप में टी सेल्स को तैयार करते हैं। ये टी सेल्स जीवाणुओं वाले कई सारे मैक्रोफेजेस को घेर लेते हैं। इस घेराव को ट्यूबरिकल्स कहते हैं। ट्यूबरिकल्स के सेंटर में माइकोबैक्टीरियम से द्वंद्व युद्ध में मृत कोशिकाएं चीज जैसी सेमी सॉलिड रूप अख्तियार कर लेती हैं। इन्हें कैसिएशन नेक्रोसिस कहते हैं। कैसिएशन यानी चीज की तरह और नेक्रोसिस मतलब सेल्स और टिश्यूज की मृत्यु। ट्यूबरिकल में एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस के अलावा कुछ इनएक्टिवेटेड और पुअरली एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस भी होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या MTB निष्क्रिय मैक्रोफेजेस की मदद से बढ़ने लगते हैं। नतीजतन ट्यूबिकल्स का साइज भी बढ़ता जाता है। ये बढ़ता हुआ ट्यूबिकल ब्रोंकस को भेद सकने की क्षमता रखता है। वास्तव में ऐसा होने पर इन्फेक्शन फेफड़ों के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है। फेफड़ों में होने वाली इस टीबी को हम प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। केवल सांस लेने से या हाथ मिलाने से या किसी से बात करने से नहीं फैलता है। जब आप कॉफ करते हैं तो जो लंग्स में जो कैविटी होती है आपकी या कोई लीजन होते हैं जो टीबी के, वहाँ से वो जो सिक्रीशन निकलते हैं वो जब खांसी के साथ बाहर जब आते हैं और अगर वो पॉजिटिव है टीबी के कीटाणु के लिए तो वही इन्फेक्शन फैलाते हैं। बाप रे बाप, ये बैक्टीरिया है या आफत अफलातून? बबलू जी, आफत तो है मगर एक्टिव हो जाए तब। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी को डोर्मेंट टीबी इन्फेक्शन है, डिजीज नहीं, तो क्या उससे भी दूसरे लोगों को टीबी होने का खतरा है? नहीं, डोर्मेंट टीबी इन्फेक्टेड व्यक्ति को ना तो टीबी के सिम्टम्स होते हैं और ना ही उससे दूसरे व्यक्ति को टीबी ट्रांसमिट होने का कोई खतरा है। ओके, तो टीबी के सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, जब हम जीते रहो में मिलेंगे ब्रेक के बाद। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे उन कंडीशंस की जिनमें ट्यूबरकुलोसिस हमारे शरीर में पनपता है। हमने इसकी प्रमुख टाइप प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी जाना, जो लंग्स को इन्फेक्ट करता है। लोगों को ये गलतफहमी है कि टीबी सिर्फ लंग्स की बीमारी है। ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में टीबी लंग्स में फैलता है, पर इसके और भी कई प्रकार हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम के कारण इन्फेक्टेड लंग्स से बैक्टीरिया रक्त द्वारा शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। इसे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है। शरीर के जिस हिस्से में जीवाणु का प्रकोप ज्यादा होता है उसके अनुसार टीबी का नामकरण किया जाता है। जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली मेनिंजेस मेम्ब्रेन में होने वाली ट्यूबरकुलोसिस, हड्डियों और जोड़ों में होने वाली बोन एंड जॉइंट टीबी, हमारे शरीर में हजारों की संख्या में मौजूद लिम्फ नोड में होने वाली ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लिम्फ नोड्स, शरीर के एक से अधिक हिस्सों में होने वाली मल्टीपल ऑर्गन ट्यूबरकुलोसिस। इस ट्यूबरकुलोसिस नाम की बला के बारे में सुनकर मेरा तो फ्यूज ही उड़ गया। क्यों? मेरे फ्यूज की छोड़ो, ये बताओ कि क्या सभी तरह की टीबी इन्फेक्शियस होती है? वेरी गुड क्वेश्चन बबलू। जी नहीं, ज्यादातर लंग्स को छोड़कर शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाली टीबी इन्फेक्शियस नहीं होती, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। चलो, कहीं तो टीबी ने हमें बख्शा। बबलू जी, माना टीबी एक गंभीर बीमारी है, मगर इसका फोबिया भी मत बनाओ प्लीज। टीबी बैक्टीरिया किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है। बस संतुलित खान पान और स्वस्थ रहन सहन काफी है इसे दूर रखने के लिए। आइए
अब बात करते हैं टीबी के सिम्टम्स की। वास्तव में टीबी के लक्षण इतने सामान्य हैं कि अक्सर जानकारी के अभाव में हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम धीरे धीरे टीबी के जीवाणुओं की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इनमें प्रमुख हैं लंबी अवधि तक खांसी रहना, अमूमन 3 हफ्ते से ज्यादा, बलगम में खून आना, थकान महसूस करना, रात के समय पसीना आना, वजन का लगातार घटना, भूख कम लगना और लंबे अरसे तक बुखार रहना अथवा ठंड लगना। इन सिम्टम्स के जाहिर होते ही तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इनको नजरअंदाज करने का मतलब है टीबी के बैक्टीरिया को लाइफलाइन देना, हमारे शरीर पर जानलेवा हमला करने के लिए। ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं, इसकी जांच के लिए मॉडर्न मेडिसिन के पास कई प्रकार के टेस्ट्स हैं। चलिए इनको जरा गहराई से परखते हैं। सबसे कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट है चेस्ट एक्सरे। टीबी संक्रमण होने का अंदेशा डॉक्टर्स को सबसे पहले चेस्ट एक्सरे से ही होता है। प्राइमरी पल्मोनरी टीबी के केस में फेफड़ों के मध्य और निचले हिस्सों में एबनॉर्मलिटी देखी जाती है और लिम्फ नोड्स फूले हुए भी दिखते हैं। चेस्ट एक्सरे के अतिरिक्त कुछ और टेस्ट्स भी हैं, जैसे मॉन्टुक्स स्किन टेस्ट। इससे लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है, यानी अगर टीबी के सिम्टम्स प्रत्यक्ष ना भी हो तो भी बैक्टीरिया को पकड़ा जा सकता है। इसके लिए शरीर में पीपीडी यानी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव के 5 यूनिट इंजेक्शन दिए जाते हैं। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को हरकत में लाते हैं किसी भी फॉरेन सब्सटेंस से लड़कर उसे एलिमिनेट करने के लिए। अगर 48 घंटों के बाद इंजेक्शन साइट पर 5 मिलीमीटर से ज्यादा मोटी सूजन या गांठ बनती है तो इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, यानी लेटेंट टीबी इन्फेक्शन है। पर मॉन्टुक्स स्किन टेस्ट पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है। कई बार तो ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव दिखाता है जब हकीकत में इन्फेक्शन नहीं होता। इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं। इसके विपरीत कुछ केसेस में फॉल्स नेगेटिव टेस्ट के आने की भी संभावना होती है। If you have like cough, blood in the sputum, then you have something to test. But here it is an ambiguous presentation because you see these days tuberculosis is coming in very different forms. The clinician does not know the patient is in primary tuberculosis, patient is having secondary tuberculosis, or the patient is having tuberculosis with HIV present. So the presentation is so difficult that he has to make use of the facilities available, and Monto in those cases will be a guideline followed by other investigations, specific investigation for tuberculosis. स्प्यूटम टेस्ट एक मात्र टेस्ट है जो टीबी के डायग्नोसिस की पुष्टि करता है। इसमें संदिग्ध व्यक्ति द्वारा कफ किए गए स्प्यूटम या म्यूकस की जांच की जाती है। टीबी के मुखिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जैसे बैक्टीरिया इस डाई के रंग में रंगकर पकड़े जाते हैं। स्प्यूटम के दूसरे हिस्से को कल्चर भी किया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। साधारणतः ग्रोथ डिटेक्ट करने के लिए 1 से 3 हफ्ते लगते हैं, पर पूरी तरह निश्चित करने के लिए 8 से 12 हफ्तों तक का समय लग जाता है। वेलकम बैक टू जीते रहो। ये देखो, मैं अपनी कलेक्शन से ये स्पेशल इंजेक्शन गन लाया हूं। बहुत पावरफुल है और पेनलेस भी। तुम लोग टीबी के लिए वैक्सीन डेवलप करो और सबको लगा डालो ताकि मिस्टर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसी को इन्फेक्ट ही ना कर सके। हा 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 हा। बबलू, तुम्हारा मतलब शायद प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन से है ना? भारत समेत कई देशों में टीबी से प्रिवेंशन के लिए बच्चों को बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। वेल, ये इफेक्टिव जरूर है पर 100% फूल प्रूफ नहीं है।
आई सी। तो अभी तक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स लेना, राइट? राइट। और भी कुछ बातों की जानकारी जरूरी है, आइए देखते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक गंभीर बीमारी जरूर है, पर लाइलाज नहीं। अगर सही समय पर सही इलाज किया जाए तो ट्यूबरक्लोसिस पर पूरी तरह काबू पाया जा सकता है। टीबी के इलाज में अक्सर 2 लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। इन दोनों की दवाएं अलग अलग होती हैं। इनका निर्धारण जीवाणु पर उनके प्रभाव के आधार पर किया जाता है। इलाज का पूरा कोर्स 6 से 9 महीने तक का होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की दवाएं बैक्टीरिया की ग्रोथ को ही रोक देती हैं, जिससे टीबी शरीर में बढ़ ही नहीं पाता। 3 महीने तक दवा लेने के बाद दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। दूसरे ट्रीटमेंट की दवाएं 4 महीने तक दी जाती हैं। ये दवाएं सामान्यतः एंटीबायोटिक की तरह ही काम करती हैं और इन्फेक्शन को पूरी तरह मिटाने में मदद करती हैं। टीबी की दवाएं प्रायः विभिन्न कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल की जाती हैं। कोई भी दवा अकेले इस्तेमाल नहीं की जाती। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, कोई भी एक दवा देने पर बैक्टीरिया जल्द ही प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर लेता है, और दूसरा, कॉम्बिनेशन में देने पर दवाओं का सिनर्जिस्टिक यानी योगात्मक असर होता है। इससे दवाओं का पूरा लाभ उठाया जा सकता है और साथ ही साथ इलाज की अवधि भी कम की जा सकती है। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कोर्स के बावजूद टीबी बैक्टीरिया को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये चालाक और शातिर खिलाड़ी कभी कभी 2 या उससे ज्यादा कॉम्बिनेशन में ली गई ड्रग्स के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता या रेजिस्टेंस डेवलप करने में भी सक्षम है। अगर आपने पहले दवाई ली है, पूरी नहीं ली है, तो आपको शायद दूसरा अटैक होगा टीबी में, वो दवाई इफेक्टिव नहीं होगी, तो आप ड्रग रेजिस्टेंस आपको हो जाएगा। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस उसको कहते हैं कि जब प्राइमरी लाइन की जो दवाइयाँ हैं, आइसोनेक्स, रिफेम्पिसिन, इथेम्बुटोल, पारिजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये प्राइमरी लाइन की दवाइयाँ बोलते हैं। अगर इनमें से 2 दवाइयाँ, किसी 2 दवाइयों से आप रेजिस्टेंस हो, जिसमें कि आइसोनेक्स, रिफेम्पिसिन बहुत कॉमन रेजिस्टेंस वाले ड्रग्स हैं, तो 2 या उससे ज़्यादा दवाइयों से अगर आप रेजिस्टेंट हो तो आप मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस में आते हैं। टीबी में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड डोज वक्त पर लेना बेहद जरूरी है। सही मायनों में ट्यूबरक्लोसिस में टाइम इज लाइफ, और यहीं पर आती है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी या डॉट। इसके अंतर्गत ट्रीटमेंट की संपूर्ण अवधि में हेल्थ केयर वर्कर और पेशेंट निश्चित समय पर और जगह पर हर रोज या सप्ताह में कई मर्तबा नियमित रूप से मिलते हैं। मरीज इसी मीटिंग में अपनी निर्धारित डोज लेता है। नेक्स्ट मीटिंग मतलब नेक्स्ट डोज। आइए अब एक नजर डालते हैं इस एपिसोड की मुख्य बातों पर। ट्यूबरक्लोसिस हवा से फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। कई लोगों में संक्रमण होने के बावजूद टीबी के जीवाणु डॉर्मेंट रहते हैं। इस अवस्था को लेटेंट टीबी इन्फेक्शन कहते हैं। जब टीबी के कीटाणु एक्टिव होते हैं, उस स्थिति को एक्टिव टीबी डिजीज कहते हैं। टीबी के जीवाणु तब एक्टिव हो जाते हैं जब हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने में सक्षम नहीं रहता। ऐसा ज्यादातर कुपोषण और अन्य अनहाइजीनिक परिस्थितियों में होता है। फेफड़ों में होने वाली टीबी इन्फेक्शियस होती है और इसे प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। टीबी शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकती है जो इन्फेक्शियस नहीं होती। ट्यूबरक्लोसिस को जांचने के लिए कई प्रकार के टेस्ट्स हैं, जैसे एक्सरे, मॉन्टुक्स स्किन टेस्ट और स्प्यूटम टेस्ट। टीबी की दवाएं विभिन्न कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं। नियमित रूप से दवाइयों की फुल डोज लेने पर टीबी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। जाते जाते बबलू बिंदास करे एक सवाल, परखे जो टीबी के विषय में आपके ज्ञान का हाल।
उस बैक्टीरिया का क्या नाम है जिससे ट्यूबरकुलोसिस होता है? सवाल का जवाब हमें इस पते पर भेजें। डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट, नंबर 3139, DECU बिल्डिंग, SAC कैंपस, अंबावड़ी विस्तार, अहमदाबाद 380015। हमारा ईमेल एड्रेस है jigyasa@sac.isro.org। जाते जाते एक ज्ञान की गोली और दे दीजिए कुहू जी। एनी टाइम बबलू जी। जैसा कि मेरी समझ में आ रहा है, टीबी उन लोगों को अपनी जकड़ में कर लेता है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, राइट? एकदम ठीक बबलू जी। इसीलिए बच्चों और HIV इन्फेक्टेड लोगों को टीबी के प्रति विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इन दोनों ही केसेस में लेटेंट टीबी इन्फेक्शन का पता चलते ही तुरंत मेडिकेशन शुरू कर देनी चाहिए। टीबी का जीवाणु कब प्रवेश कर जाए कोई नहीं जानता, पर अगर हम अपनी तरफ से सेहत का ख्याल रखें और संतुलित आहार लें तो 99% ये उम्मीद है कि ये बीमारी हमारे जीवन के अंत तक डॉर्मेंट स्टेज में ही रह जाए। और अगर टीबी से खुद जूझना पड़ ही जाए तो 2 बातों का हमेशा ख्याल रखें। एक तो ये कि टीबी का इलाज संभव है, और दूसरी ये कि इसकी दवाइयों को नियमित रूप से लेकर ट्रीटमेंट कोर्स खत्म किया जाए। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस महोदय को दूर रखिए और जीते रहिए।